नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 13 फरवरी है। 29,334 भर्ती के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये भर्ती आई थी 2013 में, और ये विज्ञान और गणित की शिक्षक भर्ती थी जो कि कक्षा 6 से 8 में यानी कि जूनियर लेवल पर होनी थी। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, आपको बता दें कि इसके पहले जो प्राइमरी में एक भर्ती आई थी ना 72,825 वाली, उसमें भी सारे पद नहीं भरे गए थे। और ये जो भर्ती आई थी विज्ञान गणित की जूनियर में, इसमें भी सारे पद भरे नहीं जा सके थे। कई कारण इसकी वजह में बताए गए थे, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी थे जिनकी मतलब मेरिट जो है ज़्यादा थी, उनका चयन तो नहीं हो पाया, लेकिन जिनकी मेरिट कम थी उनका चयन हो गया था। तो इसी को आधार बनाकर जो अभ्यर्थी थे इस 29,334 भर्ती वाले में पहुंच गए थे कोर्ट। और अब जाके लगभग 11 साल के बाद एक आदेश आया है। आदेश में जो बात कही गई है, मतलब इससे सभी को तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कैंडिडेट कोर्ट में आए हैं उन्हें अध्यापक के पद पर नियुक्ति दिया जाए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य इस लाभ का हकदार नहीं होगा। मतलब ये कि जिन लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी केवल उन्हीं को न्याय मिला, बाकी जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं तो मतलब उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक तरीके से इसे अगर देखा जाए तो मामला कुछ ऐसे बन रहा है ना कि ये तो चयन प्रक्रिया में शामिल हो गया कि भाई साहब, मतलब अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर ना, आप बताइएगा। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती केस भी सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच में चल रहा है जिसमें सभी पक्ष केवल याची लाभ की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लोग याची हैं केवल उन्हीं को जो है जॉब मिलेगी, जो याची नहीं है उनको जॉब नहीं मिलेगी। 2016 के विभिन्न महीनों में जारी शासनादेश के आधार पर 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। जो कोर्ट में थे सिर्फ उन्हें ही नियुक्ति मिलेगी। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2019 तक है। मतलब जो लोग 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट में याची बन चुके हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी। और ये जो मामला है आपको पता ही है, 2013 में भर्ती आई थी, मैंने बता दिया आपको। और 31 दिसंबर 2019 के पहले जो माननीय न्यायालय में किसी माध्यम से पहुंच गए थे, यदि उनसे कम अंक वाला कोई पहले से नियुक्त है तो उनको भी 3 महीने के अंदर, अधिकतम 6 महीने के अंदर, मतलब कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने के अंदर उनको नियुक्ति मिलेगी। 3 से 6 महीने के अंदर उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पर वरिष्ठता का दावा कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपकी नियुक्ति होती तो फ्रेश रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात बड़ी अजीब है कि राहत केवल उन्हीं को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2019 के पहले माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसी रूप से जुड़ चुके थे, अर्थात जो लोग याची हैं मगर उनसे कम मेरिट वाला नियुक्त नहीं है। मतलब स्थिति ये है ना कि अगर आप याची बने हैं तो ही आपको इस फैसले का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और उपरोक्त शर्तों के साथ याचिका जो निस्तारित कर दी गई है, जो भी रिट या एप्लीकेशन थे वो भी इसी आधार पर निस्तारित हो गए हैं। अर्थात जो याचिका या एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2019 के बाद फाइल हुई थी उनको भी राहत नहीं मिली है। तो ये जो मामला है कुछ अजीब तरीके से फिलहाल अब निस्तारित हुआ है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं ना कि वो बीएड तो कर चुके हैं, आगे वो क्या करें। तो बीएड के बाद दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो शिक्षक बन सकते हैं। जैसे कि बीएड तो अब जहाँ पर भी आप देखें, कक्षा 6 से 8 तक के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, अब बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीएड को ऐड कर दिया गया है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जीआईसी प्रवक्ता में और पीजीटी, यूपी पीजीटी में तो अभी बीएड नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आप दिल्ली में बात करें, DSSB में बात करें, तो वहाँ पर आपसे जो है बीएड भी मांगा जाता है, पीजीटी में भी। और यूपी में रही बात, तो यूपी में फ़िलहाल तो अभी इस साल, मतलब 1-2 साल तक मुझे लग रहा है कि भले ही बीएड लागू ना हो, लेकिन देर से बोर यहाँ पर भी पीजीटी में बीएड को लागू कर ही देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लागू हो चुका है, DSSB में लागू हो चुका है, तो यहाँ पर भी ले ही आएंगे। फिलहाल अभी तो यूपी पीजीटी में बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ अगर आप बीएड कर चुके हैं, आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जो लोग बीएड कर चुके होते हैं वो या तो एमएड कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो एमए इन एजुकेशन, मतलब एमए कर सकते हैं एजुकेशन से। दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियर समझना कि जो एलिजिबिलिटी होती है ना उसको लेकर लगातार बदलाव भी होते रहे हैं। कई बार तो याचिकाएं भी दायर की गई हैं। जैसे कि
जो आपका विज्ञापन संख्या 51 यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसमें जो बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है वो दोनों ही है, मतलब एमए इन एजुकेशन या फिर एमएड, दोनों में से कुछ भी आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है बीएड वाले में रखी गई थी, मतलब अगर आप एमए इन एजुकेशन कर लें या फिर एमएड कर लें तो दोनों के ही आधार पर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हालांकि मामला बाद में कोर्ट में भी गया था, कुछ संशोधन भी हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो परीक्षा हो रही है वो उसमें बीएड में एमए इन एजुकेशन वाले भी शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो एमएड करना आसान है या फिर एमए इन एजुकेशन, तो देखो आसान तो कुछ भी नहीं होता है, पढ़ाई तो लगभग सेम रहती है, दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम है, लेकिन एमएड में पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, एमए करने में पैसा आपका कम लगता है, क्योंकि एमए जो होता है ना ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। एमएड के लिए प्रॉपर एक चैनल होता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई भी कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। और रही बात कि दोनों में प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, तो देखो बीएड में ना आगे चल के मुझे लग रहा है, ऐसा अभी है नहीं, आगे चल के मुझे प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि एमएड को लागू कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो दोनों ही लागू हैं। ठीक है, और रही बात ये कि एमए इन एजुकेशन से क्या फ़ायदा मिलता है, आगे चल के आप अगर नेट और पीएचडी कर लेते हैं, मान लेते हैं आपने नेट को ही क्वालिफाई कर लिया, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर शिक्षा शास्त्र के रूप में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय और जो आपके कॉलेज हैं जहाँ पर ये पढ़ाई होती है, तो दोनों में ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं। अब आप खुद चूज कर लीजिए कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो एमएड करना है या फिर एमए एजुकेशन करना है या फिर बीएड के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करने का प्रयास किया। अब आज के अखबारों को देखते हैं तो कई सारी खबरें आज के अखबारों में हैं, जैसे कि 50 रुपये का नया नोट जारी होने वाला है, तो नोट जब आएगा तो देख लेंगे। फिलहाल ये तो कोई बड़ी खबर नहीं। एक खबर और है कि मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा, लोग काम करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा है कि लोग काम करने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। शीर्ष अदालत शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी ईआर कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा का ही नतीजा है कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे जाना है, उनको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों को बस सांस आती रहे ना, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका पेट भर रहा है ना भाई। तो निश्चित रूप से देखो यहाँ पर ना रोज़गार उपलब्ध करवाने पर अगर ज़्यादा फोकस किया जाए, लोग मेहनत करें और उनको नौकरी मिल सके, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुफ्त में ये सारी चीज़ें, खैर सबकी अपनी अपनी विचार, अभी मैं कुछ कहूँगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे काउंटर करने के लिए, तो कोई बात नहीं। प्राथमिक विद्यालयों में चले, शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में भवनों में ही चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि देश में नर्सरी और प्राथमिक विद्यालय स्थानीय निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित भवनों में ही समझ। तो खैर इससे तो रोज़गार वाली कोई बात इसमें है नहीं, तो इसको भी छोड़ते हैं कि प्राथमिक विद्यालय भवनों में ही चले, ये तो अच्छी बात है, भवन में ही चलना चाहिए, उससे सेफ्टी रहती है। और महाकुंभ में भीड़ के मद्देनज़र डीएलएड की परीक्षाएं टल गई हैं। डीएलएड के लिए ये न्यूज़ है कि अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर कल से किए जाएंगे अपलोड। तो दूसरा और जो चौथा सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में अब प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, तो डीएलएड दूसरा और चौथा सेमेस्टर के लगभग 2,70,000 से अधिक प्रशिक्षु जो कि पंजीकृत हैं, उनमें से द्वितीय सेमेस्टर के लगभग 1,90,000 हैं और चौथे सेमेस्टर के तकरीबन 79,000 प्रशिक्षु शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अब मार्च 2025 के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित की गई हैं। वहीं पर अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 14 से 24 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ डीएलएड वालों के लिए है। तो यही आज के अखबारों में है। शेष खबरों के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप एलटी ग्रेड जीएसई प्रवक्ता, आरओ यूपीपीसीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके डेली यहाँ पर एक बूस्टर डोज अपलोड किया जाता है, जिसमें हम पूरे साल की वार्षिकी
हाल ही में पूछे गए जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को साथ ही साथ स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि रिलेटेड हैं को डिस्कस करते हैं। सेशन छोटा सा रहता है 15 से 20 मिनट का, लेकिन बहुत ही यूज़फुल रहता है, ऐसा कि बहुत सारे लोगों ने बताया है। और आप भी एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए ये सेशन आपकी बहुत अधिक हेल्प कर सकता है।